अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब लोग कैसे हैं भाई? तबीयत से ठीक है? जी, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, करम है, एहसान है। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, शुक्र करम। डियर स्टूडेंट, आप सबको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है? आज हमारा जो यूनिट नंबर है वो बेसिकली है 4। जी जी ठीक है। जी वालेकुम सलाम। टॉपिक है जी आज का टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल। डियर स्टूडेंट, क्लैरिटी ऑफ द सेंटेंस फॉर द रीडर की बात करें। आवाज भी सबको आ रही है स्टूडेंट्स? साथ साथ रिप्लाई भी करते जाएं ताकि पता चल जाए कि कौन कौन सा बंदा जो है वो एक्टिव बैठा है। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस की बात करें डियर स्टूडेंट्स, खास करके रीडर के लिए, तो रिटन एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बिल्कुल इंसान की क्लियर थिंकिंग होती है। स्टूडेंट्स, अब देखें, जो आपने सोचना है वही आपने तहरीर करना है। तो राइटर क्लैरिटी ऑफ द पर्पस, ऑडियंस, मीडियम सिलेक्शन, टाइम एलोकेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन, provisions are the indicators to make them clear for writing any message। जी वालेकुम सलाम। अजमत साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा, अब बात यह है कि ये जो इंसान की सोच होती है ये रिफ्लेक्शन होता है इंसान की तहरीर का, क्योंकि तहरीर उसने वही करना है जो उसने सोचना है। जी जी अल्लाह का शुक्र है। सर ये आप बड़े अच्छे पार्टिसिपेटर हैं और बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं आप। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इंसान जो सोचता है
उसी का वो इजहार करता है। इजहार चाहे वो अल्फाज के जरिए करे, बोल के ऑरली, चाहे वो उसको रिटन फॉर्म में लेके आए। मीडियम उसका कोई भी हो, मकसद उसका कोई भी हो, मालूमात वो कोई भी देना चाह रहा हो या लेना चाह रहा हो, उसकी उसका बात करने का अंदाज जौन सा भी हो, उससे क्लियर हो जाता है कि जो इंसान है बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो इंसान है वो किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। गुफ्तगू जो करता है उससे बिल्कुल आप रिफ्रेश कर लें मैम, मेरी तरफ से स्क्रीन क्लियर है। स्टूडेंट्स, बात यह है कि आपके जो अल्फाज का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उससे अंदाजा हो जाता है कि आप कितने वेल प्रिपेयर हैं। तो ही आपकी जो गुफ्तगू है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मुझे पता है कि वो यूनिट का नेम ही शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बयान तो कर रहा हूं ना, आप सुन लें काइंडली। क्योंकि मैंने एक तरफ मेरी आपकी वर्कशॉप है, दूसरी तरफ स्क्रीन है। लें, ये लें जनाब, ठीक है। अब ठीक है। मकसद तो आपको सुनाई देना है ना। आप बुक अपने मोबाइल पे भी खोल सकते हो, सेल फोन पे भी खोल सकते हो। बुक तो बिल्कुल वासिफ साहब आपने ठीक कहा है कि बुक तो तमाम के पास है। बेसिकली जो पर्पस है वो तो लेक्चर है ना। मैं तो इसको कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास से एलेबोरेट कर सकूं ताकि आपको मजीद इस चीज को समझने में आसानी हो जाए। जी, तो बीच में आपकी जो टेक्सटिंग या मैसेजिंग होती है ना, वो मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर देती है। मैं जो कहना चाह रहा होता हूँ। यस, देखें, जो कंटेंट है या जो मटेरियल है, मैं तो आपको आपके वकूफ को सामने रखते हुए बयान करना चाह रहा हूं। फायदा आपको ही जाना है। बेनिफिट गोज टू यू, नॉट मी। तो क्या है, अगर कोई अनक्लियर सेंटेंस होगा, इनकन्वीनियंस पार्ट होगा रिटन फॉर्म में, या मैसेज जो है वो उसके अंदर एम्बिग्विटी होगी या बाइसनेस होगी, वो इम्पार्शल होगा, तो वो क्लियर नहीं हो सकता। क्यों जी, ये सही है? बिल्कुल अजमत भाई, आप बताएं जरा कि जो तहरीर है सेंटेंस की, रीडर्स की, रीडर के लिए खास करके जो सेंटेंस की, अगर तहरीर जो है वो कंप्लीट है, कंसाइज है, करेक्ट है, उसके अंदर 7 C's वाला रूल मौजूद है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद है, तो वो एक बिल्कुल सही ऑर्डर है और पढ़ने वाला उसको बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ सकता है। क्योंकि जो एम्बिग्विटी है, बाइसनेस है, वो आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो आपकी बात का रियलनेस होता है, जो क्रक्स होता है, जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो रिलायबिलिटी होती है, उससे
आपका जो पैगाम होता है वो बिल्कुल भी जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं हर चीज को फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं कि स्टूडेंट जो है वो, अब देखें ये एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो अपनी क्लास को कैसे इन्वॉल्व करता है। तो मेरी तो आदत है, मैं तो जी ऐसे ही पढ़ाता हूं, शुरू से ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। अब मैंने इसके ऊपर तमहीद बांध दी है कि जो बेसिकली आपका क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस है वो रीडर को कितना इफेक्ट करता है और उसमें कौन कौन से जो पहराइए हैं वो आपको सही सूट कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट ऑफ द मेन आइडिया फर्स्ट, हम सबसे पहली बात तो ये, अब आसान सी बात को ले लेते हैं। जब आपने मैसेज को कंपाइल करना है तो तब हम इस चीज को देखते हैं कि बेसिकली जो आपका आइडिया है, मेन आइडिया है जिसको आप बयान करना चाहते हैं, जिसका जो बिगिनिंग है, आपकी जो शुरुआत है मैसेज की, आइडिया की, आपके थॉट्स की, जो आपने रीडर को फराहम करनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। मतलब रीडर को मिसगाइड ना करें, उसके अंदर कोई वीकनेसेस हैं तो उनका रिव्यू कर लें, रिवीजन कर लें, प्रूफ रीडिंग कर लें, ताकि जो सेंडर को चाहिए कि पहले से वो गौर से इन तमाम चीजों को देख ले, ताकि रिसीवर को किसी किस्म की मिस गाइडेंस ना हो, उसे प्रॉब्लम ना हो आपके पैगाम को समझने में। यहां तक क्लियर है जी? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक भी कर रहे हैं कि ये दुरुस्त है? सो प्लेसमेंट ऑफ द मेन आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ द नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर, देखें यहां पर यह बात भी बड़ी अहम है कि हमेशा वर्ड ऑर्डर जो है ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे आपके एक्सप्रेशंस, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस जो आप उस टेक्स्ट के अंदर स्ट्रक्चराइज करना चाहते हैं, वो ऑर्डर बिल्कुल एक आम बंदे की समझ में आने वाला होना चाहिए। इट मीन्स कह सकते हैं कि द राइटर शुड एनकोडेड द मैसेज बाय थिंकिंग दैट on the other side the expected reader is a layman or an ordinary businessman or ordinary person who do not, or no doubt is an educated person but not a philosopher or academic level of the person is a high, because academic language require a higher level of word order which is include very large sentence with various types of the phrases and clause etc. तो मकसद क्या है कि जो वर्ड ऑर्डर है, अल्फाज की जो तरतीब है, तंजीम है, वो सादा होनी चाहिए, आसान फहम होनी चाहिए, सलीस होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला उसको आसानी से समझ सके। और हमेशा अल्फाज को लिखते हुए आपने एक्टिव वॉइस फॉर्म यूज करनी है। ये स्टूडेंट, आपने बेशुमार टीचर से लेक्चर लिए होंगे, साफ ज़ाहिर है आप लोगों का जॉनसन सा भी सेमेस्टर है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो मेरा लेक्चर मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं वो इंफॉर्मेटिव भी है और आपकी बुक से रिलेटेड भी है, ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सको। तो ये मैं दावे से कह सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और दिल से आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, और उस शख्स का पता भी चल जाता है कि जो ठीक पढ़ाता है। So there are two ways of expressions. First one is the active voice form and the other is the passive voice form. बात करें, फॉर्म्स दोनों ही टेक्निकल हैं, टेक्निकल राइटिंग वाली हैं, लेकिन हमने हमेशा कन्वर्सिंग करनी है ऑडियंस के साथ,
रीडर के साथ अगर हम उनके साथ इंटाइमेसी करना चाहते हैं, अच्छी बाउंडिंग करना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, हमें एक्टिव वॉइस वाला तरीकाकार इस्तेमाल करना चाहिए. Like I am writing this letter, you have mailed us an invitation. I assure you that the fair and the lovely is maliciously cream or miraculous cream. जो आपने क्रीम इस्तेमाल की है मौजियाती तौर पे उसने रंग गोरा कर दिया है, और जो मैंने मेल की है ये फलां बंदे को इनविटेशन है. जी बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छे जी, गुड. एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पैरालिज्म की बात करें तो पैरालिज्म ऑफ द सेंटेंस मींस द सेंटेंस ऑफ द सेम इंपॉर्टेंस. असल में ये वाला कोर्स मैं दूसरी दफा पढ़ा रहा हूं इसी सेमेस्टर के अंदर, इस वजह से इस कोर्स पे मेरी जो है वो गिरफ्त भी है. तो पैरालिज्म ऑफ द सेंटेंस की बात करें तो सिमिलर स्ट्रक्चर देयर इज डन विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड बट और नॉट nor for yet so etc. So the following are the sentence as an example taken from the technical report writing today's by the Daniel. So faulty my duties included coming in the early in the morning and doing preparation work, cooking and front lines, train new employees etc. and took inventories etc. A suitable length of the sentence is very important because a sentence length varies from few words to dozen of the words. So the more writing is for the lower level. So the more simple and the shortened sentence are required. But for higher level written, the length of the words increase. So moreover, one thing should be always in mind that there is no standard limit of the words for any sentence. फिकरात के लिए सेंटेंस की कोई हद बंदी नहीं है, आप जितने मर्जी अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग टेक्निकल राइटिंग करते हुए कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्टन फॉर्म में, क्लियर्ड फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में, कोरियंस फॉर्म में, हार्मनी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए उसको बयान कर जाएं. तो लिहाजा सेंटेंस की जो लेंथ है वो सूटेबल होनी चाहिए. लाइक एग्जाम्पल देख लें, आई एम बिजी टूडे, like I am busy today and cannot accompany you. Like I am busy today and cannot accompany to you या you to Karachi. एक और एग्जांपल ले लें, like this one, I am busy today and cannot accompany you to Karachi because the illness of my mother. This one is the examples of the sentence. Now, dear student, I think you understand all these sentences easily. Is it okay? जी डियर स्टूडेंट्स, तो समझ रहे हैं ना, आपने फॉलो किया. अवॉइड नॉमिनलाइजेशन. डियर स्टूडेंट, नॉमिनलाइजेशन से मुराद
नॉमिनाइज करना, नॉमिनेट करना is a process of restructuring a sentence with some changes in it. For example, instead of starting a sentence with a traditional subject, the sentence may be started with adjective or abstract noun in the beginning. For example, Imran Khan decides to stop escalation in the region. Your decisions of Imran Khan's on stopping escalation in the region. The peace talk between America and Taliban, etc. जी डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ओके है? Okay, so avoid wordiness, choppy sentence, noun cluster, redundant phrase, etc. Effective communication need concise, clear and complete sentence. ये मैं पहले भी बयान कर चुका हूं आपको. अच्छी जो तहरीर होती है वो मुकम्मल होती है, वाज़िया होती है और मुकम्मल होती है. इट मीन्स उसके अंदर 7 C's वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मौजूद होता है. आपके ज्यादा अल्फाज जो होते हैं वो बेसिकली इनकन्वीनियंस पैदा करते हैं. सो लेंथी सेंटेंस क्रिएट एम्बिग्विटी, impartialness, etc. Avoid vulgar language, sexist language. जिनसियात से मुतल्लिक लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें. इस तरह से unnecessarily identified gender, it takes several forms. A pronoun that denote single sex, when the information being conveyed pertain equally to either or both sexes, etc. A job title that link the job single sex, when either sex can perform the job, etc., like fireman, mailman, policeman, etc. Dear student, avoid garden path sentence. Writing is essentially about communicating something to another person. And if the sentence is not formed well, or if it is poorly constructed, the other person will have trouble discerning what your idea is, and this undermine your purpose in written. In psycholinguistics, the garden path sentence is a sentence that is temporarily ambiguous and create confusion, produce confusion because it contain a word group that appear to be compatible with more than one structural analysis. So we can say that a garden path sentence is a sentence with an ambiguous part that lead the reader to initially assume a certain interpretation for the sentence until they reach a point where the ambiguity is resolved and this initial interpretation is shown to be wrong. So dear and respected students, like garden path sentence, the florist sent the flower was pleased. Meaning क्या होगी? The florist who was sent the flowers was pleased. Like another example of garden path sentence is that while I was surfing, the internet went down. While I was, अगर इसको मीनिंग इसका लें तो while I was surfing, the internet went down. तो इस तरह से आप इसको जो है वो
कर सकते हैं, आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि मीनिंग वाज़िया होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। सो क्लैरिटी ऑफ पैराग्राफ फॉर द रीडर, यहां पर एक तरतीब है डियर स्टूडेंट। अगर आपके अल्फाज ठीक होंगे, आपका सेंटेंस ठीक होगा, अंडरस्टूड बात है कि आपका पैराग्राफ भी ठीक होगा। उसके अंदर इंटरलिंकिंग, हार्मनी, एसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स, वर्ड ऑर्डर, उसका सीक्वेंस, उसकी तरतीब तंजीम उस पैराग्राफ की तकमील करती है। यहां तक क्लियर है? इज इट ओके जी? ये स्टूडेंट सो तो नहीं गए आप लोग? चलें, तो पैरा अल्फाज मिलके सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं, और पैराग्राफ मिलके एक पूरी कहानी बनती है, मजमून बनता है। Putting topic sentence first. So in paragraph writing, the technical writer has to follow the certain writing principle, out of which one is that he has to write the first sentence as a topic sentence. This topic sentence will provide a clear direction to the reader, and grasp the further information will be easy for him. So the writer can use a neutral sentence in the beginning, but it should have such stuff which can guide the reader toward the certain direction, which is the major theme of the topic. आपके पैराग्राफ के अंदर कोरियंस होनी चाहिए। कोरियंस से मुराद हमांगी, मतलब जैसे एक माला के अंदर फूल जड़े होते हैं, जैसे तस्बीह के दाने, जैसे एक हार, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे ही पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है। So title of this heading has a very close association with some of the above mentioned titles related. बिल्कुल सादा सी बात मैंने बताई है। कोरियन से मुराद मरबूत, हमांग, एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज के साथ जुड़ना, अल्फाज का एक दूसरे के साथ जुड़ के फिक्रा बनाना, जुमला बन जाना। अब समझ आ गई? चलें, शुक्रिया। चॉइस ऑफ ट्यून फॉर द रीडर। देखें, आप पढ़ने वाले के लिए कौन सी ट्यून का इस्तेमाल करेंगे? मैसेज आपने कंपाइल करना है, आपने राइट करना है, आपकी ट्यून क्या होगी? The tune of the message has the basic importance as non-verbal communication. Sarcastic smile may have a very serious reaction of the audience, who without speaking any single word has changed the behavior of the people. Sarcastic से मुराद तंजिया है, like you say something while you mean another. जी जी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लॉजिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड कोरियंस ऑफ द सेंटेंस, कोरियंस ऑफ द पैराग्राफ। अब ट्यून की बात करें तो अगर सैरकास्टिक ट्यून है तो उसमें क्या है कि यू से समथिंग व्हाइल यू मीन अनदर, ये आयरनी है आपकी। और स्टार के अंदर या सैरकास्टिक ट्यून के अंदर हम पिन पॉइंट कर देते हैं डायरेक्टली अगले शख्स की शॉर्टकमिंग्स को, पुलिस को, एब्सर्डिटीज को,
और इस तरह से वो फिर इंसान जो है वो ये दिस वन इज अ बिटर। जी जी बिल्कुल, 7 सीज जो है ये डी कॉम के अंदर भी है, बी कॉम के अंदर भी है और MBA के अंदर भी है। Ethics and style. Students, ethic is very in every field are seriously required and observed to avoid negativity and violation of the rights of the other. So in this concern, the writer should be polite, honest in providing information, and fair in dealing with the audience. So keeping in a view a variety of the writing genres require vary from one from to another. For example, magazine require a different type of information, which may be copied from the other magazine. So it is ethic that stop writer from doing so. जी बिल्कुल ठीक हो गया। So clarity is a gold standard for all the communication. Shop talk, techno, babble, the marginalized or the excluded, the reader or audience is not only confusion, but it is also unethical. So good general rule is to guard against any use of the term that are common in a house. When the audience for the document is out of the house, this is not only good practice, but it is also the ethical things to do. Use activize. Use the subject verb object structure. Do not use visual word like possibility, maybe, perhaps. Use imperative. Clarity indicate that you are the responsible agent. So I have decided to implement your suggestion that we supply all the office workers with laptops and eliminate their TARs. So this suggestion is excellent. You have clearly made the case that this change will reduce eye strain issues and will greatly enhance the flow of the information in that department. Make an appointment with me so we can start to implement these fine ideas, etc. So passive tune implies the reader has more power than the writer or that the situation is negative. It is appropriate when the writer address a superior or when the writer's goal is to neutralize the potentially negative reactions to make the passive avoid imperative, use passive, use visal words, use longer sentence, do not explicitly take responsibilities, etc. जी डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला तो नहीं है? ओके है? क्लियर है? चले फिर 4-5 मिनट का जो है ना गैप है। Then 12 or longer than 25 words. Either combine them or break them up. Check each sentence for coordinating elements. If they are not parallel, make show them. Find garden path sentence and revise them. ये इसकी समरी बयान कर रहा हूं आपको। Read carefully for the instance of the following potential problem like nominalization, chopping, chopness. Don't use the sexiest language, incorrect use of the word,
use of the too frequent use of there or wordiness etc. हाँ अजान हो रही है, बस आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गया जी। चलें अजान सुन लें, फिर उसके बाद 7:10 पे शुरू कर दूं रिसर्चिंग जो है, अगला यूनिट 5वां जी इंशाल्लाह। ये क्या है जी डियर स्टूडेंट, तो यूनिट नंबर आपका जो है वो 5 है, रिसर्चिंग। देखिए सर्च का मतलब जो होता है वो आपको पता है तलाश करना होता है, और रिसर्च से मुराद क्या होता है। सादा सी जुबान में आपको बता देता हूं कि रिसर्च से मुराद किसी तलाश की हुई चीज में से कोई नई चीज तलाश करके पेश कर देना, इसको हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च का पर्पस क्या होता है बेसिकली? तो पर्पस इसका ये है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कोई चीज तलाश करना जो अहम हो, यानी योर सब्जेक्ट कैन बी ब्रॉड एंड जनरल, सच एज रिसाइकलिंग द प्लास्टिक्स, narrow and specific, such as purchasing a new photocopier for your office. The significance is the importance of the subject to you and your community. To find out there is no such reality like only there is no such reality that is legitimate or fixed one. There are certain aspects of reality or truth. It means only working and reworking on researchable issues is a wastage of time and that of expense. If research finding cannot be applied anywhere in the society, thus research is very effective tool to address the unaddressed issues. Research gives a solution to the problem which may be social, cultural,
It means research give a solution to the problem which may be social, cultural, political, religious, educational. Without research, the debate on issues may be mere a chit chat. It may not be useful or applicable in the problem area. Questioning the basic skill of researching. Questioning is obviously the basic skill of the researching, which is based on research objective. The researcher first formulate research objective, which their topic or issues guide them to. Without writing the objective, one cannot make the study focus on, want to achieve better results, etc. So it is inevitable for the researchers to learn their basic skills and apply it in his or her research study, etc. How to discover questions? How to discover questions? So question discovery is an art that comes with more reading and participating and more knowing. Questions have a direct link to the research topic, etc. So research topic guides the researchers to develop research questions that can provide satisfactory answers. Moreover, research questions are based on the research objectives. So the researcher should discover research objectives first and then formulate research questions, etc. So several strategies for the discovering. Helpful questions are ask-based questions. Ask questions about the significance, consult the right sources, and interact flexibility, etc. Ask basic questions. What are the appropriate terms and their definitions? What mechanisms are involved? What material are involved? What process are involved? Ask questioning about significance. Like questions about the significance help you to get big picture and grasp the context of your topic. So first of all, who need it and why? How is it related to the other items? How is it related to the current system? What is its end goal? How do parts and process contribute to the end goals? What controversies exist? What alternative exist? So what are the implications of those alternatives? What costs are involved? ये questions significance हैं about the research. Consult the right source. ये इसके अंदर तीसरी हेडिंग है. Right resources are people's or the printed information that has the fact you need. People who are involved in this situation can answer your basic question as well as your question about the significance. So they can give you the basic facts and identify their needs, etc. For the photocopier, sale literature would give you price, features, significance, review articles, would evaluate performance and bulletins. Boards could give you your testimony, etc.
Interact flexibility in researching. Ask question productively, flexibly. People have the information you need and you must elicit as much of it as you can. So sometimes questions produce a useful answer, sometimes not. So if you ask which feature of the photocopier, एक example है ये, is most important to you, the respondent might say its speed. कि कौन सा फोटोकॉपियर जो है वो अच्छा है, तो जवाब आपको मिलेगा कि जिसकी स्पीड। उसके बाद हम ये कहेंगे कि नहीं जी, स्पीड के साथ उसकी इको टेक्निक्स, स्पीड के साथ उसके अंदर क्वालिटीज कौन कौन सी हो सकती है, उसकी जो प्रिंट क्वालिटी वो कौन सी हो सकती है, और 1 मिनट में वो कितने पेज जो है वो प्रिंट देती है। बेशुमार इसके अंदर क्वेश्चन जो है वो उभर सकते हैं, निकल सकते हैं। So you will find the pattern in a material or gap in your knowledge. If 3 articles present similar evaluation of the photocopier, you have a pattern on which to base decisions, etc. Dear students, collecting information from the people. So people are the major source of providing information to the researcher about the relevant topic of the social science, because social research is not laboratory research based on the experiment, it is related to the people in the society. So at the same time, it is very difficult activity to gather accurate and valid information from the people. In a certain circumstances, it becomes more difficult to even collect information because people do not cooperate with the researcher to provide the information. Dear and respected student, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब कोई चीज मार्केट के अंदर नई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो उसके जो सैंपल्स होते हैं वो मार्केट के अंदर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और फिर उससे रिलेटेड जो है वो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जाती है, सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है। उसके बाद हम रिजल्ट जो है वो डेटा इकट्ठा करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज की जो है वो कमी आई, कहाँ पे बेहतरी आई, किस किस्म के लोगों में हमने किस किस स्टैटिक के अंदर ये चीज जो है वो अप्लाई की, और फिर कहाँ कहाँ से हमने मटेरियल इकट्ठा किया, कैसे हमने ऑब्जर्व किया, क्या हमने कीन ऑब्जर्वेशन की या जस्ट ऑब्जर्व किया, कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें जो हैं वो आपके क्वेश्चनेयर का हिस्सा होती हैं, और इस तरह से आप जो है मुकम्मल तौर पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। यहां तक कोई मसला तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स?
क्लियर है? यार मैं भी इंसान हूँ मेरा भी गला है, मैं भी थक जाता हूँ, साफ ज़ाहिर है। चाहे जितना भी इंसान एनर्जेटिक हो, तो गले को रेस्ट तो ज़रूरत है 2-3 मिनट की। अगर मैं चुप कर जाता हूँ बीच में, तो मेरा माइक खुला हुआ है, तो मैं मौजूद हूँ। एक्टिवली आपको मैंने एक जो यूनिट है वो उसको एलेबोरेट किया है, दूसरे पे मौजूद हूँ, तो मैं साथ साथ काम कर रहा हूँ ना। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है इंटरव्यू का। स्टूडेंट, इंटरव्यूइंग क्या है? इंटरव्यूइंग इज अ प्रोसेस through which the relevant information is gathered. So it is used as tool for data collection, इंटरव्यू के जरिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है, और ये जो टूल है डेटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि रिलायबल किस्म का डेटा इकट्ठा किया जा सके, और ऐसा टूल इस्तेमाल किया जाए जो क्वालिटेटिव हो, जिससे हम एनालाइज कर सकें। अगर आपको प्रॉब्लम जो है उनका सामना हो, तो कोशिश करें कि डेटा ऑथेंटिक इकट्ठा करें, ताकि आपको ऑब्जर्व करने में, रिजल्ट निकालने में किसी किस्म का इशू ना हो। सो इट नीड केयरफुल अटेंशन of the researcher and demand certain important demand and certain important things to do. For example, researcher has to design interview question for the respondent, like concerned people who are supposed to provide information. He or she to get a formal permission of the respondent.
निगोशिएट करता है, रिस्पोंडेंट डिसाइड किया जाता है। टाइप ऑफ इंटरव्यू कितने से हो सकते हैं? देखिए डियर स्टूडेंट, इसकी 3 टाइप्स हो सकती हैं इंटरव्यूज की। नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड, नंबर 2 अनस्ट्रक्चर्ड, नंबर 3 सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? So in this type of interview, the researcher share the information with the respondent. The researcher plan to organize and to formulate all the questions required to obtain the desired information. He also provide these questions to the respondent so that the respondent should go through the questionnaire and be able to provide required information. The respondent goes through questionnaire well before time and can fill the requirements of the researcher. Dear and respected student, structured जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर जी डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसमें आसानी होती है। क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, फिर उसी में से जो है वो सवालात और जवाबात का जो सिलसिला है इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होता है उसमें हम फोकस करते हैं एक्यूरेसी पे, डिफरेंट रिस्पॉन्स ड्यू टू द विच extremely organized data can collected, different respondent have different type of answer through the same structure of the question. Answer obtained can only be collectively and analyzed. They can be used to get in touch with large sample of the targeted population. The interviewer produce or procedure is made easy due to the standardization offered by the structured interview, replication across multiple samples because easy due to the same structure of the interview, as the scope of the detail is already considered while designing the interview. Better information can be obtained and researcher can analyze the research problem comprehensively by asking accurate research questions. So since the structure of the interview is fixed, it is often generate reliable result and is quick to execute, etc. So the relationship between the researcher and the respondent is not formal, due to which the researcher can clearly understand the margin of the error in the case of respondent either degree to be part of the surveyor is just not interested in the providing right information, etc. नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है? एक तो ये है कि इसका स्कोप जो होता है असेस करने का रिजल्ट्स को, वो बड़ा लिमिटेड होता है। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर पावर द डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन।
The respondents are forced to select from the provided answer option. The researcher is expected to always adhere a significant amount of the time is required for the structurized interview. Dear and respected student, ये वाला जो यूनिट है ये मैं हाफ करूंगा इसको क्लियर, और फिर पिछला जो यूनिट अभी हमने पढ़ा है उसका आपको ओवरव्यू दे दूंगा। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की क्या सजेशन है? एग्री विद मी? जी ठीक है, ओके डन। सो स्टूडेंट, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं रिस्पोंडेंट से, लेकिन ऐसा जो इंटरव्यू होता है ये फुली प्लान नहीं होता, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। इसको अगर कंपेयर करें स्ट्रक्चर इंटरव्यू के साथ, जो रिस्पोंडेंट होता है वो अर्लियर इन्फॉर्म about the interviewing and his consent may be sought, so the questions are not pre-planned and pre-organized, जबकि और स्ट्रक्चर के अंदर जो सवालात होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। These interviews are possible where the respondent is easy available or very close to the researcher and the researcher has an informal and friendly relationship with him. फायदे इसके क्या क्या हो सकते हैं? इनफॉर्मल नेचर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, इसमें जो रिसर्चर होता है वो कोशिश करता है कि वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो क्लैरिफाई होते हैं, उनको क्लैरिफाई किया जा सकता है उनके डाउट से अबाउट, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सकती है कि वो बेटर आंसर दे सकें, क्योंकि इनफॉर्मल हो जाएगा तो उसमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा वो। There are no questions which the researcher has to abide by, and this usually increase the flexibility of the entire researcher process. इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? तो नो स्ट्रक्चर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, एब्सेंस ऑफ द स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ द क्वेश्चंस होता है, और रिलायबिलिटी जो होती है अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू की इसमें क्वेश्चनेबल होती है। इन मैनी केसेस ethics involved in this interview are considered borderlines, upsetting, etc. सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कैसा होता है? तीसरी एग्जांपल है इसमें, और मैं इसको आज यहां तक ही क्लियर करूंगा, बाकी आपको भी ओवरव्यू देता हूं, ठीक है? सेमी स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू होता है ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के दरमियान फॉल करता है। On one hand, it fulfills the demand of the structured interview, and on the other hand, it fulfills the demand of the unstructured interview. So in this, the respondents are pre-informed about the topic of the discussion, and there are also provided with the question of the interview time, and easily accessible place are also negotiated between both the parties before interviewing. So फायदे क्या क्या हो सकते हैं इसके? Question of the semi-structured interviews are prepared before the scheduled interview. It is flexible. Researcher can express the interview question in the format they prefer. Reliable qualitative data can be
collected via these interviews, नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं इसके. Participant may question the reliability factor of these interviews due to the flexibility offered. Comparing two different answers become difficult as the guideline for the conducting interview is not entirely followed. No two questions will have the same structure and the result will be the inability to compare or infer result. Dear and respected student, आपको चैप्टर नंबर जो 4 है उसका ओवरव्यू देता हूं. ये वाला जो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा और कल हम शुरू करेंगे सर्वे से. और मैं अब आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा है और जो अभी तक हमने पढ़ा है. आप लोग क्या कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स? जी ठीक है. तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 को रीड किया, उसका ओवरव्यू हमने लिया. तो उसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो देखा और उसको समझने की कोशिश की, जो मैं आपके सामने रिकॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इस चीज़ की क्लैरिटी हो जाए. यूनिट नंबर 4 बेसिकली जो हमारा था वो था टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल से अबाउट. तो इसमें हमने सबसे पहली बात तो ये है कि देखा कि जो सेंटेंस हैं उसकी क्लैरिटी कहाँ पे फॉल करती है. सेंटेंस का क्लियर होना जो है वो रीडर के लिए और वो आसान हो जाता है, वो उसको उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ. भाईजान मैंने स्क्रीन ये अब तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, पहले मैं पढ़ा चुका हूँ उसको. अगर आप कहते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी. जैसे आप कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कर देता हूँ. स्क्रीन तो मेरी तरफ से शो है भाईजान. जी नजर आ रही है स्क्रीन? चलें जी ठीक है. इस चैप्टर को हमने ओवरव्यू करना है, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्टाइल. बेसिकली हमने ये चीज चेक की कि आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसकी तरतीब क्या होगी और उसमें हम वर्ड ऑर्डर क्या रखेंगे, सेंटेंस कैसे बनेगा
मेन आइडिया को कहाँ पे प्लेस करेंगे, सबसे साफ ज़ाहिर बात है कि उसको सबसे पहले हम रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे और यूज नॉर्मल वर्ड ऑर्डर। अजमत भाई मैं क्या कह सकता हूँ, हालांकि मैंने जो टॉपिक है उसको वाइडली जो है वो रख कर बयान किया है, कोशिश की है कि स्टूडेंट को समझ आ जाए, लेकिन उसके बावजूद इनकी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं ना सकता। क्या ख्याल है? स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही है, आपको आवाज आ रही है, आवाज के जरिए आपको मटेरियल सुनाई दे रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो क्लियर फॉर्म में हमें पता लग जाना चाहिए, ताकि इतने तो हम छोटे नहीं हैं कि हमें समझ ना आए। लेकिन बहरहाल कोई इशू नहीं है, अगर इनकी यही ख्वाहिश है कि इनको स्क्रीन नजर आती रहे तो बंदा चाहे जो मर्जी पढ़ता रहे, और समझ आए या ना आए, यस सर यस सर, और जो भी है जिस तरह से भी है। क्या ख्याल है? बहरहाल यूज एक्टिवाइज फॉर्म एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पैरालिज्म, सूटेबल लेंथ ऑफ द सेंटेंस होनी चाहिए, जो कि फिक्रा इतना जी ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो बहरहाल सूटेबल, आप अपने काम को जारी रखें ब्रदर, कोई इशू नहीं है। सूटेबल लेंथ ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस की जो लेंथ है वो सूटेबल होनी चाहिए, ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे पढ़ने वाला जो है वो वैसे ही यकसानियत का शिकार हो जाए, बोरियत का शिकार हो जाए। आपकी जो तहरीर है वो इंटरेस्टेड हो, इंफॉर्मेटिव हो, आर्गुमेंटेटिव हो, लॉजिकल हो, तो फिर वो इजी टू अंडरस्टैंड है। वाइड नॉर्मलाइजेशन है इसके अंदर, वाइड वर्डीनेस, चॉपिंग सेंटेंस, नाउन क्लस्टर, रिडंडेंट फ्रेज एटसेट्रा। इसको हमने देखा, जो नहीं कोई मुश्किल नहीं लग रहा, मैंने तो बिल्कुल आसान करके उसको पेश किया है। अभी भी अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर दुआए खैर ही की जा सकती है। इसके अलावा मेरे पास और तो कोई अल्फाज नहीं है। बहरहाल जो है वल्गर किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए, कोशिश की जाए कि एथिक्स को जो है वो ना छोड़ा जाए, और गार्डन पाथ सेंटेंस से अवॉइड किया जाए। उसके बाद ये है कि क्लैरिटी ऑफ द पैराग्राफ फॉर द रीडर, अगर आपके अल्फाज ठीक होंगे, आपका फिक्रा ठीक होगा, तो अंडरस्टूड बात है कि आपका जो पैराग्राफ है वो भी कोरिएंट होगा, क्लियर होगा, उसके अंदर क्लैरिटी होगी, कंप्लीटनेस होगी, और ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। 7 C's वाला जो रूल है, पुटिंग टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट एंड कोरियंस इन द पैराग्राफ स्ट्रक्चर, मेरे हिसाब से तो मुश्किल नहीं है। आप इजी टू अंडरस्टैंड था, अगर आप गौर से सुन लेते तो आप ये सवाल ना करते। चॉइस ऑफ द ट्यून ऑफ फॉर द रीडर, हम रीडर की चॉइस को देखते हैं, और एथिक्स एंड स्टाइल्स को देखते हैं कि आपका जो अंदाज है वो कैसा है, इखलाकियात है या नहीं है, कौन से अल्फाज का आपने चुनाव किया है, उनके अंदर क्लैरिटी भी है, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं अगले बंदे को समझ भी आ रही है या नहीं आ रही है। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसके अंदर जो बात है वर्कशीट स्टाइल की आ गई थी, वो भी इसके अंदर हमने बयान की कि कौन सा मेथड्स, कैसे इंट्रोडक्शन आपने देना है, और रिजल्ट क्या होगा, डिस्कशन क्या होगी, ये सारी चीजें हमने इसमें बयान की। हम बेसिकली जो लैंग्वेज है वो हमें इम्पार्शल यूज करनी चाहिए, किसी किस्म का उसके अंदर बाइसनेस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इम्पार्शलिटी नहीं होनी, सॉरी, उसके अंदर पार्शलनेस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, क्लियर फॉर्म में हमें बात करनी चाहिए। डिस्क्राइब पीपल एट द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द स्पेसिफिसिटी, be sensitive to the labels, acknowledge the participation, avoid ambiguity in the sex identity or sex role, मर्द कौन है, खवातीन है,
तो हमें एथिकली जो है वो जिस नाम से पुकारा जाना चाहिए उसको मलहूज़ खातर रखें। और लाइक मैस्कुलाइन वर्ड्स एंड फेमिनाइन वर्ड्स एटसेट्रा, यूज द प्रेफर्ड designation of the racial groups, etc. Be sensitive to the wishes of the groups you are serving. So do not use language at the equate a person with his or her condition. Choose specific age, destination, designations, and that's all of this unit। ये जो है यहाँ पे एंड हुआ। और उसके बाद रिसर्चिंग का टॉपिक था हमारे पास। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो रिसर्च है वो नाम है सर्च की हुई चीज को लगातार 2 घंटे के अंदर अगर कोई 5, 7, 10 मिनट की का सांस ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिन कैंडिडेट्स का ध्यान नहीं होता उनका ध्यान सिर्फ इसी पे होता है कि आवाज़ आ रही है या आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आनी चाहिए या आवाज़ नहीं आनी चाहिए, माइक बंद है या खुला हुआ है, सर है या नहीं है। तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गले को आराम देना है। अगर आप में से भी कोई अगर इस फील्ड के साथ ताल्लुक रखता है तो कोई भी शख्स जो है वो लगातार 2 घंटे जो है वो नहीं बोल सकता। आप इमेजिन करें, बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि गला दर्द करने लग जाता है, मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आप इमेजिन करें कि इस तरह की जब वर्डिंग नज़र आती है तो दिल जो है सवाए दुखने के और कुछ नहीं होता। तो हालांकि इतना अच्छा लेक्चर आपको डिलीवर किया है, लेकिन समझ से बालातर है बात कि हम कब और किस तरह से जो है वो सुधरेंगे। अफसोस के सिवा और कुछ नहीं किया जा सकता। बाकी ठीक है जो भी है, अल्लाह ताला को जान देनी है, किसी शख्स को जान नहीं देनी, क्योंकि आप किसी को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते। जो मर्जी हो जाए, जिस तरह से मर्जी हो जाए, आप चाहे अपना आप कुर्बान भी कर दें तो उसके बावजूद भी लोग यही कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं किया आपने, ये तो बहुत कम किया है आपने। सो रिसर्च का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि हम किस तरह से नई चीज़ फाइंड कर सकते हैं, किस तरह से एक नई चीज़ जो है वो बना के पेश कर सकते हैं। और like this one is called recycling, uh, refreshing and renewing of the previous knowledge। इसमें ये होता है कि हम कोई तलाश की हुई चीज़ में से कोई अच्छी चीज़ तलाश करके उसको मज़ीद अच्छे तरीके से बनाकर पेश करते हैं।
ताकि जो पढ़ने वाला है उसको अच्छी से अच्छी जो तहरीर है वो मिल सके और वो उसको फॉलो कर सके। क्वेश्चनिंग की बात करें तो बेसिक स्किल ऑफ द रिसर्चिंग, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनर आ जाता है, और उसके बाद इसके अंदर रिसर्च क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे रिसर्च क्वेश्चंस आप डेवलप करते हैं, उन सवालात को किस किस तरह से स्ट्रक्चराइज किया जाता है, और स्टार्ट कैसे करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, और डेफिनेशंस क्या होंगी, मटेरियल कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोसेस क्या होगा, और सिग्निफिकेंस उसकी क्या होगी, लाइक उसकी ज़रूरत किसको है और क्यों है, किस से रिलेटेड है, और करंट सिस्टम क्या है, एंड गोल क्या होगा, कौन से पार्ट्स और प्रोसेस उसको एंड गोल को मुकम्मल करने में कंट्रीब्यूट करेंगे, और कंट्रोवर्सी क्या होगी, अल्टरनेटिव एग्जिस्टेंस क्या होगी, और इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है, उस पे कास्ट कितनी आई है। कंसल्ट द राइट सोर्स, इसमें हम ये देखते हैं कि हम हमेशा मीन क्या है, राइट सोर्स आर द पीपल आर द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट हैज द फैक्ट यू नीड, एंड इंटरैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, ताकि हम उसको इजीली फॉलो कर सकें, और उसको जो है वो फॉलो करके कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल की बात की, तो उसके अंदर हमने 3 तरीकाकार को देखा। उसके अंदर हमने ये देखा कि इंटरव्यू का जो कंसेप्ट है वो आ गया था। इंटरव्यू कैसे किया जा सकता है, इंटरव्यू कितनी इकसाम का हो सकता है, उसमें रिस्पोंडेंट के साथ हम किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, उसके साथ कैसे ताल्लुक जोड़ सकते हैं, क्या हमने फॉर्मली रह के इंटरव्यू करना है या इनफॉर्मल वे में इंटरव्यू करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर फॉल करेंगी। अब बात ये है कि इसके अंदर स्ट्रक्चराइज और इसकी जो एग्ज़ाम थी वो 3 थी। एक तो था स्ट्रक्चराइज इंटरव्यू, दूसरा था अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, और तीसरी इसमें जो किस्म थी वो थी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू को हमने देखा कि इसमें क्वेश्चनर ऑलरेडी बना बनाया होता है, हम इन्फॉर्म कर देते हैं, और इन्फॉर्म करके क्वेश्चनर प्रोवाइड कर देते हैं, और जब हम प्रोवाइड करते हैं तो जो इंटरव्यू देने वाला है वो आसानी के साथ उसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है, आसानी से जवाब दे पाता है, और उसे किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। और रिसर्चर जो होता है वो भी इजीली जो है वो उन सवालात को जो है वो परख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, रिजल्ट निकाल सकता है। इसके कुछ एडवांटेजेस को भी हमने डिस्कस किया, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थे। उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, तो इसमें हमने ये देखा कि ये कोई फुली प्लान इंटरव्यू नहीं होता, और ना ही इसमें कोई ऑर्गेनाइज होता है, ये ना ही कोई स्ट्रक्चराइज इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और इसमें ये होता है कि वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। ये जो होता है अ, इसमें हम पॉसिबली ये देखते हैं कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, टू वेरी क्लोज टू द रिसर्चर होता है। इसके इसके भी कुछ एडवांटेजेस को देखा हमने कि फ्रेंडली होता है, और इसमें ये इनफॉर्मल होता है, और कुछ इसके नुकसानात भी थे। उसके बाद हमने सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू को देखा। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें सेमी स्ट्रक्चर की जब हमने बात की, तो इसमें हमने ये देखा कि जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, ये दोनों चीजें इसके अंदर फॉल करती हैं, और फिर इस इंटरव्यू के जरिए हम जो है वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद हम उन रिजल्ट निकालते हैं। तो जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, और मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि आपको ये टॉपिक जो है वो आसान करके समझाया जा सके, और बिल्कुल क्लियर करवाया जा सके, और जो है ओवरव्यू भी इसका आपको दे दिया गया है। तो बाकी जो है इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ सके। कल हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे सर्वे से, और मुझे आपने दुआ में याद रखना है।
और मुझे उम्मीद है कि ये वाली जो क्लास है मेरी आपके साथ, जितनी भी आपने क्लासेस ली हैं, इंफॉर्मेटिव भी रही है और इसको लॉजिकली हमने बयान करने की कोशिश की है, हत्तुल इम्कान इसको क्लियर करने की कोशिश की है, ओवरऑल टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है। सो मेरा और आपका जो साथ था वो आज का यहाँ तक ही था।